नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा दाखिल कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वो अमेठी को बाय बाय कहेंगे, और इसीलिए शो का नाम है वायनाड से लड़ाई, अमेठी को बाय बाय। अमेठी से लड़ेंगे या उन्होंने अमेठी को अब अलविदा कह दिया है? बीजेपी ललकार रही है। स्मृति ईरानी बार बार ललकारती है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी। पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हार मिली थी। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें करीब 55,000 वोटों से हराया था। इस बार स्मृति ईरानी पहले ही राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने की चुनौती दे चुके हैं। दिलचस्प है कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी ने उम्मीदवार उतारा है। आपने डी राजा को इसी राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जब सरकार को घेरने के लिए अरविंद केजरीवाल के प्रोटेस्ट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे थे, तो उसमें डी राजा भी शामिल थे। उन्हीं की पत्नी है एनी राजा, जो कि राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर चुनावी मैदान में उतर रही है। इस बीच केरल में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में प्रतिबंध झेल रही पीएफआई के सियासी विंग, उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस कह रही है कि हमने ना तो एसडीपीआई से समर्थन मांगा है और ना कोई समझौता किया है। लेकिन बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, हर मंच से बोल रही है कि आखिर एसडीपीआई का समर्थन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसी पर हल्ला बोल में आज हम करेंगे बहस। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट। राहुल गांधी केरल के वायनाड से पर्चा भरने आए। खास मौके पर बहन प्रियंका भी उनके साथ दिखी। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who is attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहां से भी लड़ लेते भाई, तो हिम्मत चाहिए। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। तो राहुल गांधी जी आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, और अमेठी में आ जाते हैं। नामांकन से पहले राहुल ने बहन प्रियंका के साथ रोड शो किया। वायनाड की जनता का शुक्रिया कहा। I was really embraced by the people of Wayanad, regardless of which party they came from, regardless of which community they came from, regardless of how old they were. Every single person in Wayanad gave me love, affection, respect, and treated me as one of their own. वायनाड की लड़ाई इस बार दिलचस्प है। बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने भी राहुल गांधी के खिलाफ इस बार उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस कहती है लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, तो लेफ्ट का कहना है कि कांग्रेस की लड़ाई फासीवाद से नहीं बल्कि वामपंथ से। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा लड़ाई शुरू किया। That's all. Projecting is for the Congress party. Fascism is not the main enemy, but the communist parties and the left front. राहुल ने वायनाड से तो पर्चा भर दिया। क्या अमेठी में उनकी दावेदारी खत्म हो गई है? क्या इस बार कांग्रेस अमेठी से दूसरे उम्मीदवार को स्मृति ईरानी के सामने उतारेगी? बीजेपी राहुल गांधी को पहले ही अमेठी से लड़ने की चुनौती दे चुके हैं और अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई भी इशारों में वही चुनौती दे रही है। हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनके अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। राहुल गांधी, द लीडर ऑफ दैट स्टैचर, शुड कन्फ्रंट बीजेपी directly in the electoral battle. Going to Wayanad or going to Kerala means Congress party
is fielding Mr. Rahul Gandhi, the leader of his stature, to fight the left. वैसे वायनाड से राहुल के पर्चा दाखिल करते ही एसडीपीआई के समर्थन का विवाद जोर पकड़ने लगा है। दरअसल पीएफआई के राजनीतिक विंग के तौर पर काम कर रहे एसडीपीआई ने केरल में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। ബിജെപി വിരുദ്ധമായ ഒരു ചേരി ശക്തിപ്പെടണമെന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു പൊതുബോധം വളർന്നു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ യുഡിഎഫ് സംവിധാനത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. एसडीपीआई के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस सालों से सांप्रदायिक पार्टियों को और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कर रही है। एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस लेती है, अगर लेती है तो यही बताता है कि कांग्रेस देश को तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट पॉलिसी के कारण जो अपीजमेंट करता है उनको ही सपोर्ट करता है, इसलिए एसडीपीआई जैसे देशद्रोही पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे बोले तो कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस को बताना चाहिए। एसडीपीआई को लेकर कांग्रेस घिरी तो पार्टी ने सफाई दी, कहा कि समर्थन के लिए ना तो किसी से बातचीत हुई और ना ही समझौता हुआ। Banned PFI. Their political party is now supporting the Congress party. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy. For vote bank, you are compromising the national interests. So Rahul Gandhi and Congress party is compromising national interests. അല്ലല്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു ധാരണയും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അവരുടെ പിന്തുണയെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവര് പല ആളുകളും വന്ന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, പല കക്ഷികളും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള് ആളുകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യണത്, അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം രഹസ്യ വോട്ടാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ അവർ രണ്ട് മുന്നണികളും एसडीपीआई उस आतंकी संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है जिसे मोदी सरकार ने 2022 में 5 सालों के लिए बैन कर दिया था। 2019 में एसडीपीआई ने केरल की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 80,000 वोट हासिल किए थे। इस बार एसडीपीआई के उन चंद वोटों की खातिर कांग्रेस सवालों के कटघरे में खड़ी है। आज तक ब्यूरो। आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो वायनाड से लड़े, कहीं से लड़े, गौरव भाटिया जी, ये तो उनका अधिकार है, जहां पर उनको लग रहा है कि वो अच्छे से लड़ सकते हैं। और बात अमेठी की हो रही है, रायबरेली की हो रही है। अभी तक अमेठी रायबरेली का कांग्रेस ने अनाउंस ही नहीं किया है, तो अभी तो कहा नहीं जा सकता कि अमेठी से ना लड़े। हो सकता है राहुल जी का दिल आ जाए, अभय जी बताएंगे ज्यादा, और वो लड़े अमेठी से, चुनौती दे स्मृति जी को। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूं। ये राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, कहीं से चुनाव लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि वायनाड से भी हारेंगे, लेकिन कुछ बड़े सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जैसा पहला सवाल जनता ये पूछ रही है, ये इतना कंफ्यूजन क्यों है घमंडिया अलायंस में? क्या ये सवाल नहीं बनता है अंजना जी कि अगर ये लोग सब एक साथ हैं, मंच पे एक साथ आते हैं, तो बेचारे राहुल गांधी के लिए लेफ्ट क्या एक सीट वायनाड की नहीं छोड़ सकता था? क्या ये सवाल जायज नहीं है? इसका मतलब ये है कि कोई समन्वय और तालमेल नहीं है। और दूसरा, लेफ्ट पार्टी की आंखों में भी राहुल गांधी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके लिए एक सीट छोड़ी जाए। दूसरी बात, देखिए उत्तर प्रदेश में जो इनका गढ़ माना जाता था, आप याद करिए, एक कामदार महिला जिन्होंने काम किया है, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक नामदार को उखाड़ फेंका अमेठी से, और अमेठी वापस जाने की हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देना चाहती है। जब वायनाड से पिछली बार राहुल गांधी जीते थे, तो दक्षिण भारत में जाके इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बड़ी सतही जानकारी होती है और दक्षिण भारतीय बड़े समझदार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो इनका इंतजार कर रही है। कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आए तो हम बताएंगे कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है।
और स्मृति ईरानी जी वो महिला है जिन्होंने मेहनत करके अपने काम के बल पे, अपनी निष्ठा ईमानदारी की वजह से, अपनी विचारधारा की ताकत से एक जगह लोगों के दिलों में बनाई है। इसको कोई जो है नकार नहीं सकता है। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी के बचकाना बयान आप सुनिए। अभय जी सब ठीक है ना? मोबाइल पर आज ज्यादा ही ध्यान है आपका। राहुल गांधी ने कहा अगर सब ठीक है ना अभय जी? एक सेकंड आ रही हूँ। अभय जी सब ठीक है ना? हाँ जी जी ठीक है। अरे मैं तो ये कामदारों के काम निकाल रहा हूँ, मैं बताऊंगा भी आपको। मैसेज का जवाब बहुत आता है अच्छा तो फिर है। फोन उठा लेते हैं। मुझे लगा पूछ लिया जाए, सब कुशल मंगल है ना। एक लाइन में मैसेज पूरी कीजिए। नहीं मैसेज नहीं है, मैं तो जी हाँ मैं पूरी कर लेता हूं। देखिए आज जो चर्चा का प्रमुख विषय होना चाहिए, ऐसा बचकाना अपरिपक्व बयान। अंजना जी ये कह दिया कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो देश में आग लग जाएगी। ये बात कल नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाई। आप मुझे बताइए, चुनाव आएंगे, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ठीक है, लेकिन इस तरह का मिट्टी का तेल बन जाना कि राहुल गांधी मिट्टी का तेल है, सोनिया गांधी माचिस, दोनों आग लगाने में लगे हैं, ये कितना उचित है? भाई कोई भी जीते कोई भी हारे, देश में आग क्यों लगेगी? और इस तरह के बचकाने और भड़काऊ बयान क्यों राहुल गांधी देते हैं? क्या ये सवाल वाजिब नहीं? ठीक है, अभय जी के पास इसका उत्तर जानने का हक जनता को नहीं? अभय जी, वायनाड को लेकर इस बार 3 प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहला, इसी संडे को रामलीला मैदान, जहां पर डी राजा खुद मंच पर आपके साथ मौजूद थे, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, उनकी पत्नी यानी राजा राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में वायनाड में उतरी हुई है। किसका खेल बिगाड़ने या बनाने आप लोग निकले हैं? और ये समझ में नहीं आता है। दिल्ली में हमने तस्वीरें दिखा दी, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ, और वहां आपस में वायनाड में लड़ रहे राहुल गांधी को ही चुनौती दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ा समझाइए कि दिल्ली में दोस्ती और वायनाड में कुश्ती, ये क्या ड्रामा है? ऐसा ही पंजाब में भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये धोखा नहीं है जनता के साथ? दूसरा, वही आरोप जो बीजेपी लगाती है। 3 पॉइंट है सर, थोड़ा सा रुक जाइए। दूसरा पॉइंट है कि जहां पर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, ऐसी सीट खोज कर राहुल गांधी भागे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। अमेठी को लेकर कमिटमेंट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अभी तक आप लोगों ने सभी सीटें, ओडिशा हर जगह के अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन अमेठी रायबरेली को लेकर चुप है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी दिखाई देती है कि लोकतंत्र को आप लोग बार बार कह रहे हैं खतरे में है। अरे सर, जो वोटर जाता है अपना वोट देने, उसको कहिएगा लोकतंत्र खतरे में, मतलब तुम्हारा वोट नकली है। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी, हर राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने प्रतिद्वंदी दलों के साथ सामने चुनाव लड़े। लेफ्ट के दल जानते हैं, केरला में पिछली बार राहुल गांधी जी के लड़ने से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो स्वाभाविक है वहां पर उनका व्यवहार, वहां भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व नहीं है। जो बीते 1 दशक से कह रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी और सीट नाम मात्र की भी नहीं आती इनको। बात में गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री जी, ये भारतवर्ष के साथ छद्म खेल खेलना बंद कर दीजिए। क्यों कि आग लगाना चाहती भारतीय जनता पार्टी में, उसके प्रमाण देता हूं। कितनी शर्मनाक बात है कि जिसको आपने आतंकी संगठन घोषित किया, यह प्रचारित किया कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की जो संगठन हत्या करना चाहता है, गृह मंत्री जी उसके राजनीतिक दल पर, उसकी राजनीतिक जो संबद्धता जिस दल की है, पीएफआई के, एसडीपीआई, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया आपने? देश को किस आतंकवाद की आग में आप झोंकना चाहते हैं बताइए। दावत इस्लामी नाम का भी एक संगठन था जिसकी 1000 दान पात्र निकले थे अहमदाबाद में। जब कन्हैया लाल जी की हत्या, जो तथाकथित आपका कार्यकर्ता था रियाज अटारी, उसकी जब हत्या हुई और ये तलाश की गई तो पता लगा कि 1000 दान पात्र हैं। अहमदाबाद एनआईए नहीं भेजी, क्यों? क्योंकि वहां आपकी बदनामी हो जाती। किस आतंकवाद की आग में झोंकना चाहते हैं जब सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को आपके विशेष प्रश्रय से टिकट दिया जाता है जम्मू कश्मीर में? जब तालिब हुसैन आपके मंच पर आतंकवादी खड़ा रहता है गृह मंत्री जी, जब तारिक अहमद मीर नाम के आतंकवादी को आप टिकट देते हैं, तब देश के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं? ये दुष्प्रचार करते हैं।
मैं चुनौती देता हूं वायनाड में 50% आबादी हिंदुओं की, और मैं नहीं मानता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को जब हमने वोट का अधिकार दिया है तो वो भारतवर्ष के नागरिक हैं, द्वेष की भावना रखते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को बाहर ही इसलिए किया गया कि वो उन्माद की राजनीति करती, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये इसलिए नकाब डालना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत में सांप्रदायिकता चलता है। आपने गोद ली एक बार अंजना जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों में विवेक नहीं है, यहाँ सांप्रदायिकता चलती, इसीलिए दक्षिण से अलग हुए क्योंकि सांप्रदायिकता वहां नहीं चलती। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अंजना जी मेरे मुंह में मत बात डालिए, मैंने क्या कहा है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी में विवेक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के नागरिक नहीं करते। मैं फिर कहता हूं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि इस बार उत्तर भारत के प्रांत से भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाएगा। मैं फिर आखिरी 2 बातें करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं अंजना जी आमंत्रित करता हूं आपको, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम जो गोद लिए 8 गांव, वहां पर एक बार जाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो डेमरी हो चाहे जयापुरा। वहां पत्रकारों ने अभी वहां का इंस्पेक्शन किया है। मैं नाम भी बता देता हूं, सृष्टि जायसवाल नाम की पत्रकार ने उन गांवों का दौरा किया है। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी, प्लास्टिक की थैलियां लगा कर जीवन यापन कर रहे हैं। टॉयलेट बनाए प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन वहां दरवाजे नहीं दिए, वो कोई टॉयलेट यूज नहीं होते। नलों में पानी नहीं है, नल लगाए कुछ गिनती के 2-4, लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। वहां मोहित चौहान का इंटरव्यू किया और ये कहा कि ये थैलियों में रह रहा है, तो वहां के लोगों ने कहा, जिलाधीश ने और वहां नगर पालिका के लोगों ने बाकायदा लिखित में, 1 मिनट, लिखित में जवाब दिया उन पत्रकारों को कि उन्होंने आवेदन नहीं दिया। तो उसकी पत्नी है बरखा देवी, उसने 5 बार के आवेदनों की अपनी प्रतियां प्रस्तुत की है। और ये जो बात कर रहे हैं अभी स्मृति जी का कि कामदार, ये कामदार का वीडियो सुनिए आप। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट के अंदर है, बिजली नहीं पहुंची है। ये प्लास्टिक एकमात्र काम किया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाऊंगी। वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वहां लिखा हुआ है, जब से बनाया एक छोटा सा मकान नुमा, उसमें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। वहां पर आज तक जो फर्श है वो आप हाथ से जाओगे, जाकर देखिएगा, उखड़ जाएगा। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में क्या किया? सर इतना अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, तभी तो आपको अमेठी अनाउंस करना चाहिए था। फैक्ट्री की अरे अभय जी, आप भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ। इतना अच्छा ग्राउंड है, आप कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, तो नॉमिनेट क्यों नहीं करते उनको वहां से चुनाव लड़ने के लिए? प्रतीक्षा कीजिए, हमारी संकल्पना साकार होगी और राहुल जी की अमेठी में जय जयकार होगी। धैर्य तो रखिए, अभी पढ़ा नहीं आपने चेहरा स्मृति जी का, क्या कह रही थी वो, कितनी भयाक्रांत है कि वो हो सकता है राहुल गांधी जी दूसरी सीट ही अनाउंस करें। कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर बुला रही है, वो तो चुनौती दे रही है, चैलेंज कर रही है, नहीं लड़े। अरे वो तो चैलेंज कर रही है कि आइए यहाँ चुनाव लड़िए। हमारे एक बार जाइए अमेठी, हमारा छोटा कार्यकर्ता परास्त कर देगा। कोई काम नहीं किया, एकमात्र काम किया, हवेली बनाई, बड़े बड़े फानूस और बड़े बड़े लॉन की हवेली का निर्माण किया, बस। ना गरीबों के घर बने, ना पीने के लिए पानी दिया उनको। प्रधानमंत्री तक ने अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिया। क्योटो का वादा करते थे, बुनियादी सेवाओं के टोटे पड़े हुए। हाँ अभय जी, आपने तो विकास की ऐसी कहानियां अमेठी रायबरेली में रखी थी कि अमेठी आपके हाथ से ही निकल गया। चलिए अब गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है। नहीं, हाथ से निकल जाना, देखिए। अरे रुकिए ना सर, अब रुकिए, हाथ से निकला ना भाई, वो ज्यादा बोलते हैं लेकिन ठोस नहीं बोलते। गौरव जी वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इस बार वहां से हारेंगी और राहुल गांधी हराएंगे। देखिए ऐसा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ तो बचा नहीं अब गांधी परिवार और कांग्रेस के पास। ये सपने ही तो हैं कि इनको जिंदा रखते हैं। हम लोग इतने क्रूर भी नहीं है कि वो भी छीन ले। सपने देखने दीजिए, जून आएगा पता चल जाएगा कहां खड़े हैं। डबल डिजिट की पार्टी नहीं रहेगी, आप देखिएगा। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा कि ये कैसा घमंडिया गठबंधन है या ठगबंधन है कि राहुल गांधी जो सबको ठगते हैं उसको ठग लिया लेफ्ट ने और अपना प्रत्याशी दे दिया।
5-6 मिनट इधर उधर घुमाते रहे, बेचारे कोई जवाब अभय भाई के पास था ही नहीं यार। ये क्या दर्शाता है अंजना जी? ये दर्शाता है कि ये लोग आपस में भी खंजर निकाले खड़े हैं, किसको कब कौन मारेगा ये पता चल जाएगा बहुत जल्द। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने बताया किस तरह से अमेठी, जो कि गढ़ था गांधी परिवार का, वहां स्मृति जी ने राहुल गांधी को धाराशायी किया। और इसी तरह से याद करिए, बनारस में अरविंद केजरीवाल 2014 में आए थे और उसके बाद वो हारे थे। 2019 में वो लौटे नहीं थे। ये क्या दिखाता है? हम चारों खाने चित करते हैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से, और जब धोबी पटक दाव चलता है और गिर जाते हैं ये लोग, उसके बाद उठ के वापस आने की हिम्मत भी बचती नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, मेरा नाता है, मैं एक बात बताता हूं अंजना जी, क्या ये सच नहीं है 2017 में 7 सीटें आई? बताइए, 403 में 60 सीटें असेंबली चुनाव में, 22 में 2 सीटों पे ये सिकुड़ के रह गए। मतलब राजीव गांधी ने इनको चादर दी थी, चादर का रुमाल बना दिया राहुल गांधी ने। फिर 2014 पे आते हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, 80 सीटों में 2 पे रह गए थे। ठीक है, हमारी 73 सीटें आई थी, उन 2 में भी 1 रह गई 2019 में। और 2022 के चुनाव का एक आंकड़ा आपको बताता हूं, कितनी बुरी हालत है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में। क्यों राहुल गांधी वहां नहीं आते डर के? 399 सीटें लड़े, करीब 380 में इनकी जमानतें जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। सोचिए आप अंजना जी, मतलब 1/6 वोट नहीं पाए। तो ये तो इनकी इस वक्त राजनीतिक हैसियत है। ठीक है, ये 19 और की इसके बाद अब मैं आता हूं आपके ये प्रश्न 19 की पे, जो हैसियत आपने है। यहाँ आते आते क्या होता है 24 में देखना होगा। लेकिन एक सवाल और जो एसडीपीआई को लेकर है, सुबह से आपके हर नेता से एसडीपीआई पर चर्चा हो रही है। आपको बैन करना है, ये पॉलिटिकल आउटफिट है पीएफआई का, आप बैन कीजिए, क्यों नहीं करते? नहीं अंजना जी, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूं विधिक पहलू है, और आपको समझाऊंगा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगी। कांग्रेस के लीडर्स के लिए मैं ये बात नहीं कहूंगा। मुझे याद है वो सारी चर्चाएं आपके साथ होती थी। क्या है विधिक बताइए ना, पीएफआई पे बैन लगा के दिखाओ, पीएफआई पे बैन लगा के दिखाओ, बीच में कोटा उतर जाएगा आपका। मैं बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना ज्ञान अर्जित करेंगे। पहले गुरु मानिए, बीच में मत टोकिए, पहले गुरु मानिए। अभी ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, शांत होइए ना। अरे गुरु घंटाल है, शांत होइए भैया। गुरु नहीं है। गुरु मानेंगे तो फिर मैं आपको जो है ज्ञान दूंगा, गुरु दक्षिणा भी ले लूंगा। अंजना जी, ये गलत बात है, प्लीज शांत करें। गुरु घंटाल हो। ठीक है, ठीक है। मैं इनके बीच में इसीलिए नहीं बोलता, बीच में नहीं। बोलिए। अरे राहुल गांधी को क्यों गुरु घंटाल कह रहे हो? घंटा तो बना ही दिया है। गौरव जी वापस टॉपिक पे, गौरव जी वापस टॉपिक पे, वो बीच में हम नहीं बोलेंगे, अब बोलिए। मैं टॉपिक पे ही था। वो गुरु घंटाल बोला, किसी ने, आपने सुना होगा। हाँ, सुना अंजना जी, किसी ने गुरु घंटाल बोला था अभी, मत बोलिए, इसीलिए जवाब देना पड़ा। वरना मैं तो उनको पूरा शिक्षा देने जा रहा था विधिक। सुनिए, पीएफआई एसडीपीआई पे मैं आपको कुछ तथ्य रखूंगा, बड़े अहम है। पीएफआई एसडीपीआई बैन होने से पहले भी पीएफआई का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती आई है। हमारे कार्यकर्ता रुद्रेश और तमाम और भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट इन्होंने उतारा है, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए उनका समर्थन लेती थी। फिर हमसे कहते थे चुनौती देके कि बैन कब लगाओगे? बैन लगा, ये सत्य बात है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। एसडीपीआई पे आपने कहा बैन क्यों नहीं लगा, मैं आपको एक विधिक पहलू बताता हूं। एसडीपीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना अंजना जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 में सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर होता है, एक सिंबल देती है, और ये क्षेत्र अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और इसीलिए अगर हम हस्तक्षेप करेंगे उसमें, तो ये कानूनी तौर पे और संवैधानिक तौर पे ठीक नहीं होगा। लेकिन नैतिकता के आधार पे जो ज्यादा जरूरी सवाल है, आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं इन्होंने ये कहा कि एसडीपीआई से हम समर्थन नहीं लेंगे? आपको मैं कर्नाटका के असेंबली चुनाव की बात बताऊं, इसी तरह से कर्नाटका के चुनाव में एसडीपीआई ने कहा हम समर्थन दे रहे हैं,
और कांग्रेस के नेताओं ने कहा वी वेलकम इट। मैं तो आज चुनौती देता हूं, खड़गे जी आज ही एक प्रेस नोट जारी करे और धिक्कारे, कहे एसडीपीआई पे बैन लगना चाहिए, तब तो मैं बात मानूंगा कि यहाँ पे आके प्रवक्ता हमसे पूछ रहे हैं कि बैन क्यों नहीं लगाते हो। एक तरफ उनके साथ झप्पी मारोगे और दूसरा टीवी डिबेट पे कहोगे कि बैन लगाओ। ये कौन से आपके दोहरे मापदंड है? हाँ। एक तो वो कह रहे हैं कि जो कि सच है, अगर एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको सरकार नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन पर बैन लगेगा। दूसरा पहलू, आप लोग क्यों नहीं कहते 80,000 वोट के लिए? सर पूरे इलेक्शंस में पिछली बार उनको 70-80 हजार वोट मिले थे। अंजना जी, आपको सामने आकर कहना चाहिए हमें समर्थन नहीं चाहिए चंद वोटों के लिए। दो बड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं आपके सामने। एनआईए ने प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जो कि अधीन होता है देश के गृह मंत्री के, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, अगर कोई संस्था आतंकवादी है, उसका राजनीतिक संगठन है, तो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना और बेशर्मी भरी बात हो सकती है कि देश की सरकार ये कहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिबंध लगाएगा। अरे अगर आतंकी संगठन है तो आपको आपकी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जिसमें आपने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव आयोग का कोई सरोकार नहीं। आज कहे देश के गृह मंत्री कि हम एसडीपीआई पर प्रतिबंध, क्षमा मांगे एक तो कि पीएफआई पर लगाया, एसडीपीआई पर इसलिए नहीं लगाया कि सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं हम, दूसरे राजनीतिक दलों को बदनाम करना चाहते हैं। ये स्टोरी भी छपी है अंजना जी, आप गूगल कीजिएगा कि कर्नाटका के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एसडीपीआई का समर्थन लेकर वहां पर अपना अध्यक्ष बनाया है। आप ये चुनाव के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात किसी देश के गृह मंत्री ने नहीं की जो आज भारतीय जनता पार्टी कह रही। क्या बात करते हैं आप? क्या आतंकी संगठन पर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगाएगा? अरे कोई पाकिस्तान की संस्था अगर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेगी, कोई स्लीपर सेल का आदमी, और देश के गृह मंत्री को पता लग गया कि वो आतंकी संस्था है और यह पता लग जाए कि वो प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहती, इसका आशय क्या है? इसका आशय साफ है कि आप इस देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, इस देश की प्रजातंत्री व्यवस्था के साथ द्रोह कर रहे हैं। हमने तो साफ कहा, तब भी कहा था अंजना जी आपके चैनल पर मैंने ये बात उठाई थी कि एसडीपीआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं। बात रही राजनीति की, तो एक बात बता दूं गौरव भाई, खबर आ रही है सर, एक सेकंड बता दें, राहुल गांधी को मौलाना सज्जाद की ये चिट्ठी है और चिट्ठी में ये कहा जा रहा है खुलकर मुस्लिमों पर बात क्यों नहीं करते। मौलाना सज्जाद की ये चिट्ठी है, पूछा खुलकर मुस्लिमों पर बात क्यों नहीं करते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा है खुलकर मुस्लिमों की बात क्यों नहीं करते हैं। इस पर भी एक जवाब बनता है अभय जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के दबाव में इतना आ गए हैं कि अब खुलकर मुस्लिमों की बात करने से आप लोगों को परहेज हो गया, डर लगता है बहुसंख्यकों का वोट छिटक जाएगा। पंडित अभय दुबे का प्रधानमंत्री के नाम खुला संदेश है आज तक के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी, आपके वादों पर बात क्यों नहीं करते? 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। अच्छे दिन लाऊंगा, महंगे दिन परोस दिए। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 के पार कर दिया। 8,000 करोड़ रुपए का आपने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर धंधा दिया, धंधा देकर चंदा लिया। ईडी सीबीआई के छापे मारे और चंदा लिया। प्रधानमंत्री जी खुलकर देश को क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री जी आप बोलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इस देश की बेटियों को सड़कों पर तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर क्यों मारा गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को? जवाब दीजिए। पंडित अभय दुबे प्रश्न कर रहा है आज तक के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी पंडित क्यों कर रहे हैं दुबे जी? चीन भारत की सीमा के अंदर बैठा हुआ है। सर पंडित बोलने की क्या आपने मौलाना का जिक्र किया इसलिए कहना पड़ा। मौलाना का जिक्र से कास्ट लाने की क्या जरूरत है? कास्ट लाने की क्या जरूरत है? वो मौलाना नहीं है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं सर। आप पंडित भी जाति को प्रतिबिंबित नहीं करती। ब्राह्मण, ये बता दूं, हमारे सनातन धर्म में कोई जाति नहीं है।
जो वेदों का विधि विधान बताते थे, वेदिका के पास बैठकर उनको ब्राह्मण संबोधित किया गया है, कोई जाति नहीं है, ये भी पदवी है। तो मैं आज देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आज चीन ने अरुणाचल प्रदेश के गांव के नाम बदल दिए। आपका सांसद कह रहा है टापिर गांव की नारा तो आप ही देते हैं ना, जितनी जिसकी हमारे आबादी नागरिकों उसकी को उतनी हिस्सेदारी, ये तो आप ही का ना है सर स्लोगन, तो उसमें तो जाति आता है ना। कहाँ भाग, मतलब आप सोच रहे हैं सर कि जलेबी बनकर कहीं दूसरी कढ़ाई में पलट देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। गौरव भाटिया जी जवाब पर मैंने बात वो कह रहे हैं कि असल मुद्दों पर, ठीक है, असल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उनका कहना है। जो आपने वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहां है वो नौकरियां? सीधा सवाल है उनका। मेरा सीधा जवाब है, एक भारतीय गौरव भाटिया सीधा जवाब देता है, सारे दर्शक सुने हैं। असली मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, और राहुल गांधी के मुद्दे अब आप जो है सुन लीजिएगा, उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है ऐश्वर्या राय नाच रही थी अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। उन्होंने कहा है अंजना ओम कश्यप एक पत्रकार है, अंजना ओम कश्यप की जात क्या है, जात बताओ, जात। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी होते हैं, वो नशा करते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर भाजपा जीती तो आग लग जाएगी देश में, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये मैच फिक्सिंग वाला चुनाव है। अंजना जी, मुद्दे आपको मिले कहीं क्या? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मानसिक दिवालियापन हो गया है। यहाँ पे प्रवक्ता आके कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, महंगाई, रोजगार, और वहां पे कहते हैं उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी हैं, ऐश्वर्या राय नाच रही हैं, अंजना ओम कश्यप की जात क्या है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया, मैच फिक्सिंग वाला चुनाव है। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये जनता जो है बहुत। एक सेकंड, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, एक सेकंड, आपको टोकरी में लौट रही हूं। अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, और केजरीवाल से मिलना चाहते हैं, उन्होंने वक्त मांगा है। तिहाड़ प्रशासन को चिट्ठी लिखी है, पंजाब सीएम दफ्तर ने तिहाड़ प्रशासन को चिट्ठी लिखकर वक्त मांगा है, वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें संजय सिंह को भी की भी रिहाई होनी है, और इधर केजरीवाल से मिलना चाहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान। भगवंत मान ने ही पूरा आयोजन किया था, वो जो रामलीला मैदान में आपने विरोध प्रदर्शन देखा था, विपक्ष का लोकतंत्र बचाओ रैली उनकी देखी थी इसी रविवार को, भगवंत मान ने उसे आयोजित किया था, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने मंच से किया। और वहीं पर ये देखिए विपक्ष के सारे नेता एकजुट होकर मंच पर दिखाई दिए थे सरकार के खिलाफ, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ वाला नारा लेकर। ये सबके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। बात पूरी कीजिए अब 2 लाइन गौरव जी। धन्यवाद। 2 लाइन से ज्यादा का समय चाहिए, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन मैं कुछ बातें कहूंगा। देखिए, इन्होंने एसडीपीआई की बात करी तो एक और तथ्य बता देता हूं बिना गूगल किए। एसडीपीआई का गठन हुआ 2009 में। 2009 में तो केंद्र में इनकी सरकार थी, उसके बाद इन्होंने समर्थन लिया, कई बार चुनाव लड़े, ये बात नहीं बताएंगे। दूसरी बात, मैंने कहा अगर एसडीपीआई का समर्थन आपको नहीं चाहिए, खड़गे जी एक प्रेस वार्ता करें या एक प्रेस रिलीज जारी करें, एसडीपीआई को बैन होना चाहिए, हम समर्थन नहीं ले रहे। कर्नाटका में भी यही किया, अभी भी ये कर रहे हैं। अब मैं बड़ी बात आपको बताता हूं। देखिए, 3 बार के सांसद राहुल गांधी जी, 4 बार के शायद, उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं अगर संविधान बदला भारत का तो आग लग जाएगी, हम बदलने नहीं देंगे। आपको मालूम है अंजना जी, 106 बार भारत का संविधान संशोधित हुआ है। आर्टिकल 368 इसकी इजाजत देता है, एक प्रक्रिया बताई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बार संविधान किसने बदला है? कांग्रेस पार्टी ने बदला है जब सत्ता में थी। आपको मालूम है इमरजेंसी जब लगी, आपातकाल लगा, तो गला घोटा इन्होंने लोकतंत्र का किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। क्या आपको पता है 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आया, उसमें कहा गया कि अगर आपातकाल लगा है तो नागरिकों के पास मूल अधिकार भी नहीं है। 5 साल का जो कार्यकाल होता था लोकसभा और विधानसभा का, उसको 6 साल का कर दिया। इन्होंने कहा जुडिशरी कमिटेड होनी चाहिए, और ये लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आप बताइए, इसी को तो दोहरा मापदंड कहते हैं। और आग लगी नहीं है देश में, कोई माइका लाल नहीं है भारत में आग लगा दे। हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सौहार्द है मोदी जी के नेतृत्व में।
आग लगी है कांग्रेस की बस्ती में और राहुल गांधी है मस्ती में। और इस तरह के जब वो बचकाने बयान देते हैं तो जो बचे कुचे वोट है कांग्रेस पार्टी के, अंजना जी आप मान के चलिए ये भी फिसलने जा रहे हैं, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और अंत एक बात और तथ्य देके कर दूं, इन्होंने कहा दक्षिण भारत का हमने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी जानकारी जो है गलत हो तो यहां पे दुरुस्त कर दे। दक्षिण भारत में 5 प्रदेश हैं, हमारी सीटें हैं 29 और कांग्रेस पार्टी के सीटें हैं दक्षिण भारत में 27। आप मुझे बताइए बड़ी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है वहां पे भी और हमारा विस्तार हो रहा है तो ये हमें यहाँ पे बताएंगे कि जो है हमारा दरवाजा बंद किया है। अरे भारत ने आपका दरवाजा बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन 19 के बाद 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस ने जीते हैं। उसके बाद 2 राज्य कर्नाटका और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में आपसे जीते हैं। लोकसभा की सीटों में आपकी बात सही है। अभय जी आपके पास आते हुए देखिए, सवाल इस बात को लेकर है, राहुल गांधी पर वो सीधा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं या आपकी पार्टी को तय करना है कि कितने बड़े एसेट हैं या कितना फायदा होता है? वो तो कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि उनके बोलने से आपकी पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि असम हो, माफ कीजिएगा, बंगाल हो, यहां पर भी आप लेफ्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं यहां पर देखिए आप केरल में ये लड़ रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो विपक्षी एकता की आप लोग बात करें, अगर सीट शेयरिंग में नहीं होगा, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? डी राजा की पत्नी कोई ऐसे वैसे नहीं कोई खड़ा हो गया है, डी राजा की पत्नी खड़ी हो गई है वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ, एनी राजा, जो कि अपने आप में एक बड़ी नेता है सीपीआई की। देखिए अंजना जी, पहले भी मैंने आपके शो में बताया था कि 2004 में भी हमारा लेफ्ट से गठबंधन था, लेकिन हमारा उनसे केरला में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में गठबंधन नहीं हुआ था जहां वो सत्ता में थे। आंध्र प्रदेश में उन्होंने गठबंधन किया था, तब हम लड़े थे, यहां आमने सामने लड़े थे उस समय। लेकिन एक पोस्टपोल अलायंस भी होता है, हम 335 सीटों का पोस्टपोल अलायंस हमने किया था 2004 में भी। अब मैं प्रामाणिक जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लड़के नशा, तो क्यों कहा राहुल गांधी जी ने जानते हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है बीएचयू में कि नशे में धुत होकर उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया हमारी देश की बिटिया के साथ, और उसके बाद दूसरे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते रहे, पकड़ा नहीं आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, तब राहुल गांधी जी को यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं जो आपको तकलीफ है, जानते हैं आप? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि 84% युवाओं के पास काम नहीं है, और उसमें भी जिन 6 प्रांतों में भीषणतम परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रांत से आते हैं उत्तर प्रदेश, उसका जिक्र सबसे पहले नंबर पर है गौरव भाटिया जी। फिर राहुल गांधी जी कहते हैं मजदूरों का हक, इसका अर्थ क्या है? मनरेगा में 400 रुपए। कितनी शर्मनाक बात है, प्रधानमंत्री जी जिस उत्तर प्रदेश प्रांत से आते हैं वहां मनरेगा की मजदूरी 7 रुपए बढ़ाई, सिर्फ 230 रुपए देते हैं आप, और 7 रुपए 237 रुपए कर दिए, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि इतनी महंगाई के समय में कम से कम 375 रुपीज करिए। राहुल गांधी जी ने वादा किया है कि हम 400 रुपए देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो गरीब परिवारों की बेटियां हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही देंगे, जितनी आबादी उतना हक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दे दिया कि हम नहीं चाहते जातिगत जनगणना। क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक और उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, नींद कैसे आती है आपको? दिन भर 24/7 प्रचार और भाषणों की सुर्खियां, लेकिन एक वादा आपने 10 वर्षों में पूरा नहीं किया। आप बता दीजिए कि आपने $118 मिलियन का इंपोर्ट कर लिया चीन से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती रही कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इतना ही नहीं, उस कमेटी ने तो यह कह दिया कि अवैधानिक रूप से भी चीन से सामान आ रहा है, और यह लिख दिया कि रिलेक्टेंट है भारत की सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में चीन के लिए। तब आपने पूरे एमएसएमई को, जो बैकबोन थी हिंदुस्तान की, जिससे कि रोजगार घटे हैं, प्रधानमंत्री जी, देश की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश ये कहती है कि नोटबंदी जितना बड़ा ब्लंडर नहीं था। जो देश, सुनिए ना, सर्वोच्च अदालत ये भी कहती है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, सर्वोच्च अदालत तो अभय जी ये भी कहती है कि ये नेता जो विपक्ष के हैं ना, वो ये ना सोचे उनके लिए स्पेशल कानून बनेगा। उनको भी भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरह से प्रक्रिया होती है उसका पालन करना पड़ेगा।
आप लोग रामलीला मैदान में एकजुट होते हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिखता है। क्या हुआ? जहां जहां भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्या हुआ? क्या हुआ संजय सिंह की बेल में? संजय सिंह को बेल मिल जाने के बाद आपको लग रहा है तमाम मामले खत्म हो गए हैं? कानूनी प्रक्रिया को ही फॉलो करना पड़ रहा है ना। देखिए, भ्रष्टाचार पर जो छवि बन रही है वो आपकी चिंता होनी चाहिए सर, वो चिंता होनी चाहिए आपकी। गौरव जी एक बार जवाब देने में आ रही हूँ। गौरव जी, देश जानता है। गौरव जी देखिए अंजना जी, समन्वय की बात घमंडिया की हमने क्यों उठाई? आपको याद है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? छोटा दल बन के बैठे हैं। बिहार में इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? हम सब जानते हैं कि वहां आरजेडी से कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो समन्वय की तो कमी है ही, मजबूरी में साथ आ जाते हैं। कह सकते हैं कि राहुल गांधी और 40 चोर, अरे आ जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, जनता ईमानदार है, आपको डंडा मार के भगाएगी। वो नहीं चाहती बेईमान व्यक्ति आ गया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा वादा कौन सा पूरा किया। मैं तमाम वादे आपको गिनवा दूंगा, लेकिन पहले तो 3 बड़ी बातें बताता हूं जो कि स्तंभ रहे हैं हमारी विचारधारा के। सबसे पहले आर्टिकल 370, 70 साल में ये छू नहीं पाए, हटा के दिखा दिया। भारत की अखंडता से जुड़ा मामला था। दूसरा, भव्य राम मंदिर। हमारे रोम रोम में हिंदुत्व है, हिंदू हमारी संस्कृति है। ठीक है। ये लोग तो कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, तभी जाके वायनाड में बैठे हैं, वहां पे मुसलमान बहुसंख्यक है, हमने वो भी पूरा किया। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 संविधान का कहता है लागू होना चाहिए। टाइम नहीं है सर, इतने पे ही बहस कान करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वायनाड से बड़ा है अपना नामांकन आज भरा है राहुल गांधी ने, लेकिन सवाल यही कि क्या गठबंधन भिड़ गया है, क्योंकि वहां पर सीपीआई की तरफ से कैंडिडेट उतार दिया गया है। बहरहाल इसी पर आप देख रहे थे बहस, और बात यह भी कि क्या अमेठी को बाय बाय कह रहे राहुल। देखते रहिए आज।